गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 3। ओके, स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। क्या है इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। अब इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर तो हमने देखा था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स कि हम कोई भी मीन्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक था हमारा, जब हमारा चैप्टर था अगले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तब हमने क्या देखा था कि कंडक्टर के इनसाइड क्या होते हैं, कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, जीरो होते हैं। हमने जो हमारा जब पहला फर्स्ट चैप्टर था तो हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो हमारा चैप्टर था उसमें क्या देखा था कि करंट मीन्स सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर मीन्स इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। क्या होते हैं इनसाइड द, इसका मतलब बोले तो इसके ई हमारा इनसाइड ले तो क्या आ रहा, जीरो आ रहा। हमने देखा था कि जब हम इसके हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो हमारा चैप्टर था उसमें क्या रहा था कि कंडक्टर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। अब देखो जब हम कंडक्टर पे कोई मीन्स को कैसे जीरो होती है, समझ रहे हो? ओके, इनसाइड द मीन्स के जीरो होती है का इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली कंडीशन में कौन सा हमने कहा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली जब इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, सॉरी उसके पास क्या होती है, वेलोसिटी नहीं होती है, क्या होता है जीरो पे, उसके पास को मोशन नहीं करता है, वो कहीं ना कहीं अपनी जगह पे ही रहता है। अब देखो अब हम क्या करते हैं कि हम कंडक्टर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं कंडक्टर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। पहले तो हम कंडक्टर ड्रॉ करते हैं, अब देखो एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर के ऊपर हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रखेंगे। ओके, तो हमारा क्या हुआ, मैंने इसमें क्या दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दी। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड दी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो देखो अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंडक्टर पे हम क्या करेंगे, हम सिंपल है कि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर पे करके अप्लाई करेंगे तो हमको मालूम है क्या होगा कि कंडक्टर में कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर में बहुत सारे फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री ऑफ प्रोटॉन, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके काफी सारे प्रोटॉन होते हैं। तो देखो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई करेंगे, जो हमारी एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जब हम अप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोटॉन मोशन करेगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। जिसके हमारा जो प्रोटॉन है इसी सिंपल संबंध है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी कौन सी है, इस डायरेक्शन में है। तो जो हमारा प्रोटॉन होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। सिंपल समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारा प्रोटॉन होता है ना, जिसके वो कहते हैं उसमें क्या होता है, रिपल्सन होता है ना, जिसके दोनों प्लस प्लस है तो जिसके दूर ज्यादा। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में होगा ना, जो हमारा प्रोटॉन है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में जाएगा, जिसके प्रोटॉन है इस डायरेक्शन में आएगा। और हमें पहले चैप्टर में, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी सुना भी है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, जब इसके मोशन करते हैं इसके और क्या होता है, इसके वो किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है। अब देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या मिलता है हमको, इसको कौन मोशन करता है, इलेक्ट्रॉन मोशन करता है इसके नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो अब हम यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जो है हमारा क्या कंडक्टर है, अब कंडक्टर का जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके जितना एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे उतनी क्या होगा कि उतने इसके यहाँ पे जो जितने चार्ज है इसके जितने नेगेटिव चार्ज है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जो पॉजिटिव चार्ज
क्यों कि क्या है, कंडक्टर के पास तो लॉट ऑफ चार्ज होता है ना, इसके लॉट ऑफ क्या होता है, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री क्या होता है, इसके फ्री चार्ज होते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा, सिंपल समझ लो कि कंडक्टर के पास क्या होता है, लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, क्या होता है, लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलाएंगे तो सब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो एक डायरेक्शन में आ जाएगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन सब चले गए तो यहाँ पे प्लस चार्ज बचेगा। ओके, तो कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए क्या होता है कि सिंपल होता है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इतने आएगा पॉजिटिव, तो इसके नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन में आएगा। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ज्यादा अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बनेगा। इसके जब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेंगे, इतने यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर के बाद आपको मालूम है, उसके बाद बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे हमने पढ़ा है। ओके, अब देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रही है, इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ देखो, यहाँ पे इंड्यूस चार्ज मिले, यहाँ पे इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज मिले, और यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ पे उसके इनसाइड का कंडक्टर क्या होता है, इनसाइड का कंडक्टर क्या बनता है, इनसाइड का कंडक्टर क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, हम इसको क्या कहते हैं, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। ओके, जो इसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या बनता है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो ये इनसाइड और कितना बनता है, हमको क्या करना है, ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और कितनी बनती है, तो सिंपल समझ लेंगे। मैंने क्या बोला कि जब इतनी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जितनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करेंगे, उतना ही क्या होगा कि उतना इसका जितना मैग्नीट्यूड होगा उतना ही फ्री चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। इसको जितना इंक्रीज करेंगे उतनी इसकी यहाँ क्या बनेगा, इसके यहाँ पे नेगेटिव चलेगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी क्या होगी, इंटरनल इसके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी क्या होगी, कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्यों इनसाइड की इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो सिंपल लॉजिक है। क्यों? क्योंकि ये जो हमने लिया है मटेरियल के पहले कंडक्टर लिया, और कंडक्टर में क्या होता है कि कंडक्टर में लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है जितने भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसका एक्यूमुलेटेड हो गए, और यहाँ पे इसके उसका पॉजिटिव चार्ज होगी, और जितनी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके, और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल होगी उतनी कंडक्टर के इनसाइड बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से जितनी लगाए उतनी यहाँ चार्ज आ गए, दोनों किसी हो जाएगी, सेम होते हैं। सिंपल समझ ले तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है, ई इनसाइड के इक्वल होती है। किसके होती है, ई इनसाइड, सॉरी इनसाइड किसके इक्वल होती है, एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल के इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि हमको सिंपल मालूम है, क्योंकि जितना हम एक्सटर्नल लगाएंगे यहाँ पे इतना ही क्या होगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कंडक्टर की वजह से क्या होगा, ओनली कंडक्टर नहीं, ऐसा होता है कि जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते उतनी इनसाइड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं। इनसाइड को इंड्यूस भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ई क्या कह सकते हैं, इंड्यूस भी कह सकते हैं। ओके, तो इसको हम क्या इंड्यूस भी हम सिंपली हम जगह करते हैं, क्या बोलते हैं, इंड्यूस। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड के लिए इंड्यूस, क्योंकि क्या होगा, इंड्यूस होगी ना, इसकी वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इंड्यूस हुई। तो सिंपल है, समझ लें इसके। तो अब देखो, अब इसका जो इंड्यूस यूज किया है सिंपल है, मैं क्या बोला था, कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में ऐसा होता है जितने बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, जितने भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रहते हैं उतने क्या बनते हैं, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। क्या बनती है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। जितने बाहर जितनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं उतना ही इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। क्या उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ओके, अब देखो, अब हम यहाँ पे दोनों की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको बोल देते ई नेट, बोल देते क्या बोलते हैं, ई नेट। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो ए हम इसकी साइड है, इसके पॉजिटिव एक्स में है, तो कितना है, नेगेटिव एक्स में है, सिंपल समझे, दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ई एक्सटर्नल कैसा होगा, प्लस होगा, तो ई इनसाइड का मतलब इसके ई इंड्यूस कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और मैंने क्या बोला कि दोनों की वैल्यू कैसे होती है, सेम होती है, तो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो। समझ रहे हो गए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। ओके, तो सिंपली इतना ही था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। अब देखो यहाँ पे सिंपल समझ ले, तो देखो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नेट हो रही है, क्योंकि जितना हम एक्सटर्नल फील्ड दे रहे हैं उतने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं और इतने नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक्यूमुलेटेड हो रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगी कि जो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो क्या हो जाएगी, नेट में क्या हो जाएगी, जीरो बन जाएगी। ओके, अब देखो इसके इसको हम इससे ये भी कह सकते हैं कि अंदर कोई फील्ड है ही नहीं, क्या फील्ड है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिंपल समझ लो, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो क्या होगा, फोर्स भी जीरो होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जीरो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करना, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा नहीं, एक्सीलरेशन नहीं होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी भी नहीं होगी। ओके, तो देखा अभी जीरो होगी वेलोसिटी, सिंपल समझ होगी। जब इसका यहाँ पे इसके जब ये दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल और इनसाइड की वैल्यू दोनों की सेम होगी, तब कोई इलेक्ट्रॉन क्या वो मोशन नहीं कर रहा होगा, क्यों नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उसका जो ई नेट है, तो इसके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। सिंपल समझ सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो फोर्स भी जीरो, फोर्स जीरो तो इलेक्ट्रॉन क्या मोशन करता होगा, नहीं करता होगा, क्यों, उसके पास एक्सीलरेशन होगा नहीं होगा, एक्सीलरेशन नहीं होगा तो उसके पास क्या वेलोसिटी भी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि फोर्स जीरो है, फोर्स क्यों जीरो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब देखो फिर भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मोशन करते हैं, समझ रहे हो। यहाँ पे मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे क्या कहा कि वेलोसिटी जीरो है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो है, फिर भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मोशन करते हैं। क्यों मोशन करते हैं, तो सिंपल समझ ले कि जो हमारा कंडक्टर है, ओके, कंडक्टर का टेम्परेचर हम समझ लेंगे 25 सेल्सियस, और जो हमारा रूम टेम्परेचर क्या है, हमारा रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर हमारा 30 समझ लीजिए, कितना है, 30 सेल्सियस। ओके, तो आप सिंपली समझ सकते हो कि जो कंडक्टर है, वो कंडक्टर क्या करेगा, बाहर से इसके टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर में क्या, हीट टेम्परेचर में हीट है ना, हीट क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। तो सिंपल समझ ले कि बाहर इसके कंडक्टर का टेम्परेचर 25 सेल्सियस है, और जो हमारा रूम है, सराउंडिंग टेम्परेचर 30 है, तो क्या करेगा, बाहर से कंडक्टर क्या करेगा, हीट एब्सॉर्ब करेगा, और कंडक्टर हीट एब्सॉर्ब करेगा तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहेगी उसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी ना, इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, उसके हमको मालूम है कि जब कोई के पास एनर्जी आती है तो उसकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी में क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में क्या होगी, इंक्रीज होगा। मैं सिंपल समझ ले कि ये क्या करेगा, कंडक्टर क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, हीट क्या करेगा, हीट एब्सॉर्ब करेगा, ओके, हीट एब्सॉर्ब करेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो सिंपल समझ आएगी कि मोशन होगा। क्यों मोशन होगा, क्योंकि इस टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, मोशन होगा। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या मिल रही है, हीट एनर्जी मिल रही है, हीट मिल रहा है तो इसका क्या एनर्जी हो रहा है, एनर्जी मिल रहा है, और एनर्जी मिल रहा है तो होगी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो सिंपल यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा कैसा करता है, वाइब्रेशन मोशन करता होगा, कैसा
वजह से? टेम्परेचर की वजह से। किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से। अब देखो टेम्परेचर की वजह से क्या कर रहा है? वाइब्रेशनल मोशन कर रहा है। देखो वाइब्रेशनल मोशन कर रहा है तो यहाँ पे जो स्पीड है, नीचे जो यहाँ पे मोशन कर रहा है ना, मोशन की जो स्पीड है वो स्पीड कितनी होती है? स्पीड समझ तो 10⁵ मीटर पर सेकंड क्या होती है? स्पीड क्या होती है? 10⁵ मीटर पर सेकंड। इसलिए जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं इसकी वजह से जो हमारी इसकी हीट है, हीट की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं उसकी वो स्पीड क्या होती है? 10⁵ मीटर पर सेकंड। कितने होते हैं? 10⁵ मीटर पर सेकंड। हो गए। अब देखो इस वेलोसिटी को हम क्या कह सकते हैं? थर्मल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं हम? थर्मल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। थर्मल इसको क्या बोल सकते हैं? थर्मल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। जो हमारा वेलोसिटी है ना, इसको क्या बोल सकते हैं? थर्मल वेलोसिटी भी हम बोल सकते हैं। इसलिए जहां पर इलेक्ट्रॉन के पास जो स्पीड है उस स्पीड को क्या बोल सकते हैं? थर्मल वेलोसिटी बोल सकते हैं। और अब देखो यहाँ पे हम कैलकुलेशन लिखा सकते हैं। जब E इज इक्वल टू क्या होगा? नेट। जिसकी E नेट क्या होगा? जब E नेट 0 होगा, मींस E नेट 0 मींस क्या? एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन स्टिल मूव, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन स्टिल मूव इनसाइड द कंडक्टर। मींस क्या होगी? जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तब भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है? कंडक्टर के अंदर क्या करता है? मोशन करता है। ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है तो इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं करता। ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मींस 0 होता है तब भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन मोशन करता है। अब देखो अब इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तो हमारी बात क्या होगी? इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो क्या होगा? करंट जनरेट होना चाहिए। वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है। ओके, और वेलोसिटी है तो यहाँ पे करंट जनरेट होना चाहिए। और यहाँ पे करंट जनरेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये थर्मल वेलोसिटी है। हम कोई भी एक इलेक्ट्रॉन या सभी इलेक्ट्रॉन, क्या कोई भी एक इलेक्ट्रॉन की बात करें या जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है सभी इलेक्ट्रॉन की बात करें, उन सभी इलेक्ट्रॉन के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन सभी की जो वेलोसिटी एवरेज होती है, थर्मल वेलोसिटी एवरेज, क्या थर्मल वेलोसिटी वी एवरेज होते हैं, वी एवरेज वो क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। समझ रहे हो? यहाँ पे जितने सारे इलेक्ट्रॉन है उन सभी की एवरेज वेलोसिटी ले यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन की ले तभी क्या हो जाएगी? थर्मल से जो वेलोसिटी है क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। थर्मल वेलोसिटी को किस तरह से डिनोट करते हैं? म्यू में। कैसे? म्यू। तो उसका म्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए देते तो भी ओके। अब म्यू एवरेज सभी इलेक्ट्रॉन के लिए दिए तो m1 μ1 μ2 μ3 एंड μn। तो ये भी क्या आएगा? हमारा 0 आएगा। क्या आएगा? 0। सिंपली मैं आपको समझा कि इलेक्ट्रॉन के पास जो स्पीड होती है वो स्पीड क्या होती है? जो स्पीड हम बोलते हैं वो स्पीड क्या होती है? 10⁵ मीटर पर सेकंड। पर जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है सभी इलेक्ट्रॉन के लिए या सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, तो जो v जिसके हम एवरेज है वेलोसिटी एवरेज वो क्या होती है? 0 होती है। इसकी वजह से क्या होता है? करंट यहाँ पे जनरेट होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इन सभी इलेक्ट्रॉन में से सिंपल समझोगे सभी इलेक्ट्रॉन कैसे कर रहे हैं? वाइब्रेशन मोशन कर रहे हैं। कैसा मोशन कर रहे हैं? वाइब्रेशन मोशन कर रहे हैं। तो कैसा? इस तरह मोशन करते होगे। ओके, फिर क्या वाइब्रेशन मोशन कर रहे हैं? अप डाउन जैसे सिंपल समझ लो कि वो पहले अप गया फिर वापस अपनी जगह पे आ गया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। स्पीड क्या होगी? 0 होगी नहीं। वो क्या करता है? कंडक्टर में क्या करता है? कंडक्टर के कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के बाहर तो नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? सिंपल समझ लो क्योंकि कंडक्टर में जो देखो क्या कोई कोई बाहर कनेक्ट किया नहीं है, आइसोलेटेड कंडक्टर है ना, सिंगल कंडक्टर ही आइसोलेटेड है तो इसके साथ कुछ कनेक्ट किया हुआ नहीं किया हुआ है। ओके, और जो उसकी वजह से सिंपल समझ लीजिए जितने इलेक्ट्रॉन है अंदर के, जितने इनसाइड अंदर की साइड जितने इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या होगी? मींस एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और जो स्पीड है हमारी क्या है? 10⁵ आ जाएगी। ओके, तो उसकी वजह से यहाँ पे करंट होता नहीं होता है। ओके, तो सिंपल समझ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? हमने सिंपली समझ लिया कि भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तब इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। क्या करते हैं? मोशन करते हैं। और मोशन करते हैं तो उसके पास क्या
क्या होता है, स्पीड होती है, वो स्पीड कितने के 10⁵ मीटर पर सेकंड, पर जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बस, तो एवरेज वेलोसिटी 0, तो करंट है नहीं। ओके, जैसे जो वेलोसिटी हो तो यहाँ पे क्या करता है, करंट जनरेट हो सकता है, और यहाँ पे करंट जनरेट होगा नहीं, क्योंकि आइसोलेटेड है, क्या है, आइसोलेटेड कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर के साथ कोई दूसरी चीज इसका वायर कनेक्ट कर दे, इसके वायर कनेक्ट कर दे, तब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल सकेगा, वापस यहाँ पे आ जाएगा। इसके यहाँ अब क्या होगा कि अब करंट जनरेट होगा। और अभी यहाँ पे जो हम कोई वायर कनेक्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी क्या करेगा, कंडक्टर में मोशन करेगा ना। तो भी इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर में क्या करेगा, मोशन करेगा, इसके आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे, अप और डाउन सभी जगह पे कोई भी डायरेक्शन में रैंडम मोशन करते हैं। क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। समझ लो, इलेक्ट्रॉन कोई भी डायरेक्शन में क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। तो जो रैंडम मोशन करते हैं और इस सभी का जो एवरेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी अंदर ही है, कोई बाहर तो निकल नहीं रहा। ओके, इसके बाद फिर रैंडम मोशन में से कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या करे, सभी अंदर ही है, कोई भी डायरेक्शन में मोशन करे, अंदर ही, बाहर तो नहीं जा रहे, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब हम कोई तीसरी मीन्स के बाहर एक वायर कनेक्ट करेंगे तब वेलोसिटी क्या, इसकी वेलोसिटी 0 होगी नहीं, तब वेलोसिटी 0 नहीं होगी। तो सिंपल है, करंट भी 0 नहीं होगा। पर यहाँ पर जो वेलोसिटी 0 है इसलिए करंट क्या है, 0 है। फिर अब हम देखेंगे इसके बाद हम क्या, हमारा जो टॉपिक है ना, इसका हम ओम्स लॉ नहीं देखेंगे, पहले हम देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद हम ओम्स लॉ देखेंगे, क्योंकि आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आइडिया आ जाएगा, फिर आपको ओम्स लॉ इजीली आपको जैसे समझ में आ जाएगा। ओके, पर पहले हम इसके बाद क्या देखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में सिंपल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कुछ नहीं कि जो हमने कंडक्टर लिया है उसके साथ क्या करेंगे, वायर कर देंगे। ओके, वायर कनेक्ट कर देंगे, उसके हमसे सिंपल है, इसलिए हमें डीप में ही जाना है। और उसके साथ वायर कनेक्ट करेंगे, वायर कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर जब हम वायर कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मोशन करेगा, क्या करेगा, मोशन करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, कंडक्टर से बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, कंडक्टर के बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो क्या होगा कि करंट जनरेट होगा, और करंट जनरेट होगा तो वो अंदर इलेक्ट्रॉन को किस चीज का सामना करना पड़ता है वो हमको दिखाएंगे। इसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं वो हमको जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम सीखेंगे। ओके, तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है। और उसके बाद हम ओम्स लॉ लेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ लो, फिर बाद में आपको ओम्स लॉ इजीली आ जाएगा।